भी बड़ा सवाल ये है अदिति कि क्या फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट के बाद एनडीए की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी सरकार पूरी तरीके से क्लियर है कि चुनाव कैसे लड़ना है, क्योंकि जो साम दाम दंड भेद देने थे वो बीजेपी दे चुकी है। देखिए, एनसी का दूर हो जाना और अब सिर्फ पीडीपी बचती है। पीडीपी के साथ एक बार एनडीए गठबंधन में रह चुकी है, तो वो पोस्ट इलेक्शन भी स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला का इस तरह का बयान देना और फिर अब क्योंकि अभी तक जयराम रमेश ने ये कहा है कि हमारी बातचीत चालू है, तो कहीं ना कहीं अब ये समझ आ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा फारूक अब्दुल्ला नहीं रहे। और अगर एनडीए आगे से प्रपोज करती है या भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल होने के लिए कहती है, तो शायद फारूक अब्दुल्ला अपना मन बना चुके हैं, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन को मजबूत करना चाहती है। जब पीडीपी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, तो सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ रहकर अपना संगठन खड़ा करना चाहती थी, और वही हुआ। किस तरीके से पहले पीडीपी के साथ सरकार बनाई और उसके बाद हालात बदल गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जितना महत्वपूर्ण बिहार को मान रही है, महाराष्ट्र को मान रही है, बंगाल को मान रही है, उत्तर प्रदेश को मानती है, उतना ही महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर में सरकार, क्योंकि वो चुनाव जो हैं लोकसभा के साथ होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये भी मान रही है कि जो भी चुनाव, जैसे उड़ीसा है, जैसे बहुत सारे राज्यों में चुनाव जो हैं 2024 में यानी संसदीय चुनाव के साथ होंगे, वहाँ इस पूरे वेव का, इस नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और तब जब वहाँ की रीजनल पार्टीज़ इंडिया गठबंधन के साथ ना होके या तो अकेले चुनाव लड़ें या प्री या पोस्ट अलायंस कर लें, तो ये एक। और जैसे गुलाम नबी आज़ाद ये बोल चुके हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में जैसे भी चुनाव के नतीजे आते हैं, इसका केवल और केवल इसकी जिम्मेदार होगी इंडिया गठबंधन, और उसमें जो सिंसियरिटी, लैक ऑफ सिंसियरिटी है। तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद भी जब अलग हुए, उसके बाद उनके कहीं ना कहीं जो करीबियाँ दिखी बीजेपी के साथ, चाहे बयानों में दिखी, तमाम तरीके से दिखी, तो गुलाम नबी आज़ाद भले ही नई पार्टी है, लेकिन जो गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर का एक्सपीरियंस है, वो भी कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल या तो हो सकते हैं या एनडीए को पीछे से बैक कर सकते हैं। क्योंकि अमित शाह ये क्लियर हैं, नरेंद्र मोदी ये क्लियर हैं कि जितना महत्वपूर्ण देश का लोकसभा चुनाव है, उतना ही महत्वपूर्ण जम्मू और कश्मीर का चुनाव है। जिस तरीके से 370 हटाई तमाम स्थितियां हुई, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में भी अब भाजपा का झंडा फहराए और उसको मुख्य धारा में लाना, तमाम तरीके की अलग बातें। लेकिन अगर चुनावी लिहाज से बात करें तो एनसी का इंडिया गठबंधन से दूर होना, गुलाम नबी आज़ाद की इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी को फेवर देता है। भले ही विपक्ष ये कहता रहे कि ईडी के समन के बाद ईडी ने बुलाया, तमाम तरीके की स्थितियों के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने फैसला लिया है, लेकिन सत्य ये है कि चाहे फिर महाराष्ट्र हो, पूरी ज़मीन बदल गई, चाहे बिहार हो, नीतीश कुमार के आने के बाद इंडिया गठबंधन की वो एकजुटता खत्म हो गई। और अब एनसी, फारूक अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं, ममता बनर्जी के रुख आपको पता है, और फिर आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के साथ रुख पता है, ममता बनर्जी का बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के साथ रुख पता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन मुट्ठी बंद, मुट्ठी खुल चुकी है। और जैसे कहते हैं, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो रही है। फिर और जाहिर है, ये तो जग जाहिर भी है अदिति, जो स्थिति बन रही है इंडिया अलायंस की, वो जग जाहिर भी है। लेकिन इससे पहले कि इंडिया अलायंस पे मैं जाऊं, एक छोटा सा सवाल और आपसे। अगर बीजेपी और एनडीए की तरफ से ये फेवरेबल सिचुएशन को इनकैश भी किया जाता है और अगर फारूक अब्दुल्ला को अपने साथ भी लेती है बीजेपी, तो बीजेपी को वहां पर जम्मू कश्मीर में कितना फायदा मिलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, लंबे समय आपने देखा होगा जब 370 हुआ, जिस तरह की स्थिति हुई, बारीकी से समझते, क्योंकि मैं वहाँ जब गई और वहाँ के दुकानदारों से, लोगों से सबसे बात की, तो कहीं ना कहीं वो ये मान रहे थे कि जो यहाँ की रीजनल पार्टी अगर 370 हटाने का, यानी वहाँ का मुख्यमंत्री अगर 370 हटाने का फैसला लेता तो हमें मंजूर था। लेकिन अब देश की सरकार, क्योंकि वो शुरुआत में उसको अपनी सरकार नहीं मान रहे थे, फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ, धीरे धीरे मुख्य धारा में आए, विकास हुआ, वहाँ डेवलपमेंट हुआ, स्थितियाँ बदल गई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को अपने पूरे पैर फैलाना, पूरी तरीके से स्थायी सरकार बनाने के लिए वहाँ के वो लोग जिनकी एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहाँ के वो लोग जिनकी एक्सेप्टेंस है, जैसे फारूक अब्दुल्ला, दशकों से उनकी एक्सेप्टेंस है, उनके परिवार की, उनकी पार्टी की,
वैसे ही गुलाम नबी आज़ाद, दशकों से उनकी एक्सेप्टेंस है वहाँ पर। अगर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं तो वहाँ की जो आवाम है उसको इस बात की बेफिक्री होगी कि अगर हमें सरकार से कोई बात रखनी है, करनी है, तो हमारे पास फारूक अब्दुल्ला जो हमारे ही लोग हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो हमारी भावना को समझते हैं, हमारे संस्कृति से आते हैं, वो लोग साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं आवाम के साथ एक रीजनल और डायरेक्ट कनेक्ट बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वहाँ के रीजनल नेता अब उनके साथ आ जाएं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र में, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, वैसे ही वहां पर एक सेंटिमेंट शिवसेना का था, भाजपा से ज्यादा प्रबल सेंटिमेंट शिवसेना का था। लेकिन हुआ क्या कि जब उद्धव ठाकरे और अमित शाह या उद्धव ठाकरे और भाजपा की नहीं बन पाई थॉट प्रोसेस में, भले ही विचारधारा में पार्टी के लिहाज से वो सेम थे, राम मंदिर और तमाम चीजें, लेकिन जब पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में नहीं बने, तमाम चीजें हुई, उसके बाद शिंदे की शिवसेना आई। अब शिवसेना का वो वोट बैंक, शिवसेना के काफी कार्यकर्ता भाजपा के साथ जुड़ गए, तो इससे भाजपा को अपना संगठन मजबूत करने का मौका मिला। फिर एनसीपी का ऐसा वोट बैंक था, जैसे पश्चिमी बात करें महाराष्ट्र की, अजीत पवार को जब लिया गया तो पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर सेंधमारी करने का प्लान था। अब आप देखिए एनसीपी का एक बड़ा वोट बैंक, एनसीपी के इतने सारे विधायक अब उस एनसीपी में आ गए जो भाजपा के साथ है। तो इसी तरीके से जब आपको इन रोड्स बनानी होती हैं किसी राज्य में, तो ये फारूक अब्दुल्ला का इंडिया गठबंधन से दूर होना, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात कहना और ये संकेत देना कि अगर गृह मंत्री बुलाएंगे तो क्यों नहीं जा सकते, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में इन रोड्स करने की तरीके हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात जी। और अब इंडिया अलायंस को आगे बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं आप अदिति? मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और इसलिए भी क्योंकि इंडिया अलायंस जिस तरीके से कदम बढ़ा करके आगे चल रही थी, एक एक करके टूट भी, और अब जो वक्त है वो बहुत कम है, कांग्रेस क्या खुद को इतने कम समय में समेट पाएगी? देखिए, कांग्रेस इस जीत और हार की लड़ाई की लकीर में बहुत पीछे है और बहुत छोटी है, और ये कांग्रेस समझ चुकी है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है, जो कि बहुत ज़्यादा संभव नज़र नहीं आता, फिर भी ये चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की चाहे 2 सीटें, चाहे 10 सीटें, चाहे 100 सीटें कम करे। ये तो पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही आ रही है, लेकिन चुनौती है आंकड़ों की। अगर 303 से ज्यादा आंकड़े, जिसका दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वैसा होता है तो फिर 2024 से लेकर 2029 तो फिर अदिति, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया, इसका फायदा क्या मिलेगा? ऐसा अगर होता कि राहुल गांधी खुद बनते तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ज्यादा होता या फिर नहीं होता? देखिए, परिवारवाद का जो आज आरोप लगता है, जो फिर भी नरेंद्र मोदी लगातार संसद में अभी भी लगाया, परिवारवाद का आरोप अगर अभी राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो ज्यादा लगता, अगर प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो ज्यादा लगता। यही वजह है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चूज किया। हालांकि सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल गांधी मान जाएं, लेकिन राहुल गांधी 2.5 साल तक नहीं माने। तो अब पूरी कांग्रेस के पास केवल एक ही रास्ता है कि वो कैसे भी करके जिन राज्यों में कांग्रेस की थोड़ी भी इनरोड्स हैं, वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करने की कोशिश करे, क्योंकि नॉर्थ से उम्मीद है नहीं, साउथ। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने के फायदे पे जो आप कह रही हैं, पहला, परिवारवाद का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूट होता है कि राहुल गांधी बन सकते थे लेकिन नहीं बने। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित है, बड़ा फेस है, और दूसरा साउथ से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट साउथ का दिया जाता है। केसी वेणुगोपाल साउथ से आते हैं, तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी जहां पर अपने आप को चुनौती मानती है दक्षिण में, वहीं पर भारतीय कांग्रेस चाहती है कि हम अगर सीटें कम करने की जो कोशिश है वो साउथ से कर ले। तो लब्बो लुबाब ये है, ममता बनर्जी, हालांकि भले ही ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस अगर बंगाल में साथ आ जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल है, भले ही ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर वो तीनों साथ आ जाएंगे तो वोट बैंक भाजपा के पास शिफ्ट हो जाएगा। यही वजह है कि रणनीति के तहत ममता बनर्जी साथ नहीं आना चाहती सीपीएम के, क्योंकि सीपीएम का वोट बैंक भाजपा को शिफ्ट हो सकता है, इसलिए वो चाहती है सीपीएम अलग लड़े और बाद में इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे। ठीक है। दूसरी बड़ी बात है, वही बात है पंजाब में आम आदमी पार्टी और भारतीय कांग्रेस,
एक साथ अलायंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर ये दो साथ हो गए, वैसे तो वोट बिखराव होता है, या तो आम आदमी पार्टी को देंगे या कांग्रेस, लेकिन अगर ये साथ हो गए तो वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी को, इसलिए ये इंटेंशनली साथ नहीं आए। लेकिन लबोलुबाब ये है, नीतीश कुमार के जाने से पूरा माहौल इंडिया गठबंधन का जज्बा खराब हो गया। और उससे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारने से वो परसेप्शन कांग्रेस का खराब हुआ। फिर नीतीश कुमार ने अपना परसेप्शन देखते हुए अपने आप को स्थायी करने के लिए ये छोड़ दिया। फिर आरएलडी ने छोड़ा, जयंत चौधरी ने, और फिर अब फारूक अब्दुल्ला ने। अब आगे देखते हैं फेरिस्त कितनी लंबी होती है, और हालांकि वक्त बहुत कम है, तो अब आगे ऐसा लग रहा है कि चुनावी मोड हो ही चुका है आदिति। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आंकड़ों में कहां तक पहुंचता है।